हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जैव सांख्यिकी की कक्षा में आगे पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। उससे पहले एक बार हम फिर से जैव सांख्यिकी के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियोस में देखा है, नंबर्स दैट इज़ कंसर्न विथ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा. The graphical demonstration of statistical data in a chart is normally specified as statistical graph art. अब हम ग्राफ क्यों बनाते हैं और ग्राफ्स क्या होते हैं? तो जटिल एवं अव्यवस्थित समंकों को सरल एवं स्पष्ट रूप में जिस प्रकार चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, उसी प्रकार रेखाचित्र या लेखाचित्र या फिर ग्राफ से भी अस्पष्ट, जटिल एवं अव्यवस्थित समंकों को स्पष्ट, सरल एवं बोधगम्य तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। IR वेसेलो के शब्दों में संख्यात्मक पाठन की सर्वाधिक सरल व व्यापक विधि रेखाचित्र है। ये संख्याओं का चित्रण इस ढंग से करता है कि उनका संबंध नेत्रों को एकदम ज्ञात हो जाता है। संख्याओं का स्पष्ट करने में इनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये हम इनको इजीली समझ सकते हैं। रेखाचित्र कैसे बनाते हैं? तो ग्राफ बनाने के लिए हमें ग्राफ पेपर की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि सभी ने सेकेंडरी लेवल तक ग्राफ बनाए हैं, सभी ने ग्राफ देखे हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो ग्राफ पेपर पर सेंटीमीटर अथवा इंच के आधार पर रेखाएं बनी होती हैं और हल्की रेखाओं द्वारा प्रत्येक इंच अथवा सेंटीमीटर में 10-10 समान भागों में विभाजित करने वाली रेखाएं खिंची रहती हैं। उदग्र वर्टिकल एवं हॉरिजेंटल सरल रेखा के किसी कटाव बिंदु को मूल बिंदु या पॉइंट ऑफ ओरिजिन माना जाता है, जैसा हम ग्राफ में डिनोट करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में। इस पर वर्टिकल रेखा को कोटि अक्ष ऑर्डिनेट या वाई एक्सिस एवं क्षैतिज रेखा को एब्सिसिका या एक्स अक्ष कहा जाता है। इन रेखाओं से वर्गों में बटा कागज 4 बड़े वर्गों में विभक्त हो जाता है, जिन्हें क्वाड्रेंट्स कहते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इनके बारे में आप जानते हैं, डिनोट भी किया हुआ है। अब ग्राफ बनाने के कुछ नियम हैं जो हम जान लेते हैं। शीर्षक, ग्राफ बनाने के बाद उसको उचित शीर्षक दिया जाना आवश्यक है। शीर्षक सदा सरल, स्पष्ट एवं संक्षिप्त होना चाहिए, जिससे एक दृष्टि में ही विषय सामग्री जो भी हम पढ़ रहे हैं उसकी जानकारी हो जाए। पैमाना सबसे इम्पोर्टेंट है ग्राफ बनाने में, पैमाना निर्धारण। वैसे तो पैमाना निर्धारण के लिए कोई सिद्धांत नहीं है, किंतु अक्षों पर आंकड़े प्रदर्शन के लिए उचित पैमाना निर्धारित कर संबंधित अक्ष पर लिखा जाना चाहिए। पैमाना ऐसा हो कि सभी आंकड़े आसानी से प्रदर्शित किए जा सके। अब बात आती है ग्राफ के प्रकार की। सामान्यतः ग्राफ 2 प्रकार के होते हैं, ग्राफ्स ऑफ टाइम सीरीज और ग्राफ्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ हम पढ़ेंगे ग्राफ्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इनमें हम पढ़ेंगे लाइन फ्रीक्वेंसी डायग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। सबसे पहले आता है हमारा लाइन ग्राफ। तो लाइन ग्राफ में इस विधि में प्रत्येक मूल्य से संबंधित आवृत्ति को दर्शाती वर्टिकल रेखाएं खींच दी जाती हैं। इसमें एक्स एक्सिस पर मूल्य तथा वाई एक्सिस पर आवृत्तियों को रखा जाता है। खंडित श्रेणी को दर्शाने के लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पर ये मंथ जो दिए हैं ये डिस्क्रीट सीरीज है और वेट दिया हुआ है, इसको हम फ्रीक्वेंसी मान सकते हैं। और ये इस तरह से लाइन ग्राफ हमें प्राप्त होता है जब हम डेटा को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर डिनोट करेंगे। अब आते हैं हिस्टोग्राम, आवृत्ति आयत चित्र। हिस्टोग्राम is most accurate graph that represents a frequency distribution. In the histogram, the scores are spread uniformly over the entire class interval. The class intervals are plotted on the x-axis
and the frequencies on the y-axis. Each interval is represented by a separate rectangle. The area of each rectangle is proportional to the number of measures within the class interval. The entire histogram is proportional to the statistical data set. इसमें इस प्रकार के चित्र हेतु क्लास इंटरवल पर आयतों की रचना की जाती है। आयतों की ऊंचाई आवृत्ति के अनुसार होती है। इसमें एक्स एक्सिस पर वर्गांतर पर तथा आवृत्तियां वाई एक्सिस पर बनाई जाती हैं, जैसा कि हमने देख लिया है। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं हिस्टोग्राम किससे बनते हैं। यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया हुआ है, उसी के सामने फ्रीक्वेंसी दी हुई है और हम यहाँ पर वाई एक्सिस पर हमने फ्रीक्वेंसी ली है और एक्स एक्सिस पर जो हमें क्लास इंटरवल दिया है उसको लेकर के हमने ये आयत की तरह से हिस्टोग्राम ड्रॉ किए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अनेक भुजाओं का ज्यामितीय चित्र जो आवृत्ति एवं मूल्यों के आधार पर बनाया जाता है आवृत्ति बहुभुज कहलाता है। इसका निर्माण खंडित एवं अखंडित दोनों प्रकार की श्रेणियों हेतु किया जाता है। खंडित आवृत्ति श्रेणी में रेखा आवृत्ति चित्र बनाकर इन्हें सरल रेखा द्वारा मिलाकर प्रथम एवं अंतिम बिंदुओं को भुजाक्ष से मिलाकर आवृत्ति बहुभुज बनाते हैं। सबसे पहले आवृत्ति आयत चित्र बनाते हैं। सभी आयतों के शीर्ष के मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। इन समस्त मध्य बिंदुओं को आपस में रेखाओं से मिला देते हैं। प्रथम व अंतिम आयत के शीर्ष बिंदुओं को भुजाक्ष से मिला देते हैं। इस प्रकार जितना क्षेत्रफल छूटता है उतना पुनः सम्मिलित होता जाता है। एग्जाम्पल है, यहाँ क्लास इंटरवल हमें दिया हुआ है। अब मिड पॉइंट हमने कैसे फाइंड किया, यहाँ हम देखते हैं मिड पॉइंट। तो ये जो फर्स्ट कॉलम है उसमें 0 से लेकर के 10 तक क्लास इंटरवल दिया हुआ है। तो हम 0 + 10 और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये मिड पॉइंट आ जाता है 5। इस तरह से हम सभी का जितने भी क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं हर रो में सभी का मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे। सभी को अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद मिड पॉइंट फाइंड हो जाता है। उसके बाद हम ग्राफ को ड्रा करेंगे। जो भी हमको मध्य बिंदु मिला उसको आपस में रेखाओं से मिला देंगे। प्रथम व अंतिम आयत के शीर्ष बिंदुओं को भुजाक्ष से मिला देते हैं। इस प्रकार जितना क्षेत्रफल छूटता है उतना हमने पहले पढ़ा है कि वापस सम्मिलित भी होता जाता है। नेक्स्ट आते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व पर। द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कंसिस्ट ऑफ शार्प टर्न्स एंड अप्स एंड डाउन्स विच आर नॉट इन conformity with actual conditions. To remove these sharp features of a polygon, it becomes necessary to smooth it. No definite rule for smoothing the polygon can be laid down. It should be understood very clearly that the curve does not in any way sharply deviate from the polygon. In order to draw a satisfactory frequency curve, first of all, we need to draw a frequency histogram, the frequency polygon and ultimately the frequency curve. आवृत्ति बहुभुज को सरलित करके आवृत्ति वक्र बनाने के लिए सबसे पहले आवृत्ति बहुभुज की कोणीयता समाप्त हो जाए, ये आवश्यक है। आवृत्ति वक्रों एवं आवृत्ति बहुभुज का क्षेत्रफल बराबर रहे। आवृत्ति वक्र से अखंडित श्रेणी में बहुलक का मूल्य निर्धारण भी किया जा सकता है। अब आता है cumulative frequency OGIV. Cumulative frequency is a graph plotting cumulative frequencies on the y-axis and class scores on the x-axis. The difference between frequency curve and an OGIV is that in the latter we plot the cumulative frequency on the y-axis rather than plotting the individual frequencies. Advantage: it enables median, quartiles, etc. to be studied from the graph. यहाँ एक एग्जाम्पल है, ये देखिए यहाँ डेटा दिए हुए हैं, क्लास इंटरवल दिया हुआ है। जैसे अब हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, जैसे फर्स्ट रो है, यहाँ पर क्लास इंटरवल है 0 से 10 तक, फ्रीक्वेंसी दी हुई है यहाँ पर 1। अब नेक्स्ट रो में है क्लास इंटरवल 10 से 20 तक, फ्रीक्वेंसी है 3। तो अब हम यहाँ से कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट
जो क्लास इंटरवल के सामने जो फ्रीक्वेंसी थी उसको और सेकंड कॉलम को हम ऐड कर देंगे। 3 + 1 = यहाँ 4 आता है। अब नेक्स्ट 20 to 30 जो के सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो 6 है। हम देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड की वो 4 आ गई, तो 4 + 6 = 10। नाउ नेक्स्ट जो कॉलम है उसकी फ्रीक्वेंसी 4 दी हुई है, तो 10 + 4 = 14। देन उसके बाद फ्रीक्वेंसी 2 है, तो 14 + 2 = 16। इस तरह से हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी आवृत्ति को फाइंड करते जाएंगे और उसी के बेसिस पर हम ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को ड्रॉ करेंगे। अब बारी आती है फ्लो चार्ट। ए डायग्राम ऑन द सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट्स और एक्शंस ऑफ पीपल और थिंग्स इन्वॉल्व इन ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम और एक्टिविटी। फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने का क्या पर्पज़ है? तो द पर्पज़ ऑफ ए फ्लो चार्ट इज़ टू प्रोवाइड पीपल with a common language or reference point when dealing with a project or process. Flow charts use simple geometric symbols and arrows to define relationship. यहाँ हम एक फ्लो चार्ट देख सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट ब्लॉक में बनाया है लैम्प डजंट वर्क, देन फिर उसमें लैम्प प्लग इन लैम्प नो यस। जैसे कि हमने 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है फ्लो चार्ट ड्रॉ करना, उसमें मेकिंग टी या कुछ भी हम जो भी हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको इजी और मोर कन्वीनियंट तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए फ्लो चार्ट्स को ड्रॉ करते हैं। अब हम आते हैं, हमने देखा ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं और ग्राफ ड्रॉ करने के या ग्राफ को प्रेजेंट करने के क्या लाभ हैं। इनको ड्रॉ करने के जो हमारे एडवांटेजेस हैं वो मोस्टली जटिल एवं अव्यवस्थित आंकड़ों को सरल एवं स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है। ग्राफ से मध्य का, चतुर्थक एवं दूसरे विभाजित मूल्यों का निर्धारण किया जाना संभव है। समंकों में सहसंबंध की मात्रा भी ज्ञात की जा सकती है। ग्राफ द्वारा पूर्वानुमान, अंतर्गणन एवं बाह्य गणन किया जाता है। चर के मूल्यों के उतार चढ़ाव को भी ग्राफ से जाना जा सकता है। प्रभाव स्थायी होता है, वह शीघ्रता से पड़ता है। ग्राफ बनाने में समय कम लगता है। ग्राफ से आंकड़ों की प्रवृत्ति व उसके परिवर्तन स्पष्ट हो जाते हैं। ये ग्राफ बनाने की कुछ एडवांटेजेस है, इसी के साथ इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। वास्तविक मूल्यों का अनुमान रेखाचित्र से संभव नहीं हो सकता है। संपूर्ण सूचना अर्थात आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए जा सकते, अतः अपर्याप्त सूचना प्रदर्शित होती है। अनेक विशेषताओं को एक साथ प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, करने पर समझने में कठिनाई होती है। कोटेशन प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।